राधिका हूँ, भिवानी की उस गलतफहमी भरी मिट्टी की बेटी, जहाँ प्यार और नफरत दोनों ही खामोशी से सांस लेते हैं। मेरी कहानी कोई साधारण दास्तान नहीं, ये उन चीखों की गूंज है जो रात के सन्नाटे में दब गईं, उन आंसुओं की सैर है जो कभी गालों तक नहीं पहुँचे। मैं उस हत्याकांड की सच्चाई हूँ, जिसे लोग भिवानी हत्याकांड कहते हैं, पर मेरे लिए ये सिर्फ मेरे जीवन का एक काला पन्ना नहीं, बल्कि मेरी आत्मा का वो सच है जिसे मैं हर सांस के साथ जीती हूँ। मेरी उम्र अभी बमुश्किल 20 साल की थी, जब मेरे सपनों को किसी ने बेरहमी से कुचल दिया। मैं एक ऐसी लड़की थी, जिसके ख्वाब आसमान छूना चाहते थे, जिसके दिल में प्यार की छोटी छोटी उम्मीदें पलती थीं। भिवानी का वो छोटा सा गांव, जहां मैं पैदा हुई, मेरे लिए जन्नत था। वहां की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, खेतों में सरसों के पीले फूल मुस्कुराते थे, और मेरे घर की चौखट पर माँ की गोद में सुकून मिलता था। मेरे पिता एक साधारण किसान थे, जिनके लिए मेरी पढ़ाई से ज्यादा मेरी शादी का सपना बड़ा था। लेकिन मैं, राधिका, कुछ और ही चाहती थी। मैं पढ़ना चाहती थी, शहर जाना चाहती थी, एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी जो मेरी अपनी हो। मेरी सहेली अनीता हमेशा मेरे साथ होती थी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गलियों में हंसते खेलते थे। अनीता मेरी हमराज थी, मेरी वो दोस्त जिसके सामने मैं अपने सारे राज खोल देती थी। स्कूल के बाद हम दोनों अक्सर खेतों की ओर चले जाते, जहां पेड़ों की छांव में बैठकर हम भविष्य के सपने बुनते। मैं उसे बताती कि एक दिन मैं बड़ा शहर जाऊंगी, एक अच्छी नौकरी करूंगी, और अपने माँ बाप को गर्व महसूस करवाऊंगी। अनीता हंसती और कहती, राधिका, तू तो सितारों को भी छू लेगी। लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें सच करना मुश्किल। गांव में लड़कियों की जिंदगी को बंधनों में बांध दिया जाता था। 16-17 की उम्र होते ही शादी की बातें शुरू हो जाती थीं। मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ। पिता ने एक रिश्ता तय कर दिया था। लड़का था सुनील, जो पास के गांव में रहता था। वो देखने में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सोच मेरे सपनों से मेल नहीं खाती थी। मैंने माँ से कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। माँ ने मेरी बात सुनी, लेकिन पिता के सामने मेरी आवाज दब गई। पिता का मानना था कि लड़की की जिंदगी का मकसद बस शादी और परिवार है। मैंने हिम्मत करके एक बार पिता से कहा, पिताजी, मुझे शहर में पढ़ने का मौका दीजिए, मैं आपका नाम रोशन करूंगी। लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती थी। उन्होंने कहा, राधिका, ये सब बड़े बड़े सपने छोड़ दे। हमारी इज्जत का सवाल है। सुनील अच्छा लड़का है, तुझे उससे शादी करनी होगी। मैंने चुपके से आंसू पोंछे और अपने कमरे में चली गई। उस रात मैंने अनीता को सब बताया। उसने मेरी बात सुनी और कहा, राधिका, तू हार मत मान। अगर तुझे शादी नहीं करनी तो कुछ कर। अनीता की बातों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने सोचा कि मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन मैंने स्कूल के शिक्षक, शर्मा सर, से बात की। वो मेरे सपनों को समझते थे। मैंने उनसे कहा, सर, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। शर्मा सर ने मुझे ध्यान से सुना और कहा, राधिका, तुम में काबिलियत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम शहर में एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करो, मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगा। उनकी बातों ने मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। मैंने चुपके से छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरा और अपने दस्तावेज जमा किए। मुझे यकीन था कि अगर मुझे ये छात्रवृत्ति मिल गई, तो मैं अपने पिता को मना लूंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन, जब मैं स्कूल से लौट रही थी, सुनील मेरे रास्ते में मिला। उसने मुझे रोककर कहा, राधिका, मैंने सुना है कि तू शादी नहीं करना चाहती। ये सब क्या है? उसकी आवाज में गुस्सा था। मैंने डरते हुए कहा, सुनील, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ना है। उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और कहा, तू मेरी होने वाली है, ये सपने छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और घर चली गई, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया। सुनील की धमकी मेरे लिए एक चेतावनी थी। मैंने अनीता को ये बात बताई। उसने कहा, राधिका, तू डर मत।
अगर सुनील कुछ करता है तो हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन गांव में पुलिस की बात करना आसान नहीं था। वहां पंचायत और इज्जत का बोझ हर चीज पर भारी पड़ता था। कुछ दिन बाद मुझे छात्रवृत्ति की खुशखबरी मिली। मैंने माँ को बताया और वो मेरे लिए खुश हुई। लेकिन जब मैंने पिता को बताया तो उन्होंने गुस्से में कहा, राधिका, तू हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती है। सुनील का परिवार हमारा अपमान नहीं सहेगा। मैंने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं आपकी इज्जत कभी नहीं डुबाऊंगी, बस मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन उनकी एक न चली। उस रात मैंने अनीता से फोन पर बात की। मैंने कहा, अनीता, मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगी। उसने मुझे हिम्मत दी और कहा, राधिका, तू हार नहीं सकती। तू अपने सपनों के लिए लड़ेगी। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने पिता से एक आखिरी बार बात करूंगी। मैंने उनसे कहा, पिताजी, अगर आप मुझे पढ़ने का मौका नहीं देंगे तो मैं घर छोड़ दूंगी। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, तू हमारी इज्जत को दांव पर लगाएगी। जा, जहां जाना है जा। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उस रात मैंने अपने कुछ कपड़े और जरूरी कागजात एक छोटे से बैग में डाले। मैंने सोचा कि मैं शहर चली जाऊंगी जहां मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। मैंने अनीता को फोन किया और कहा, अनीता, मैं घर छोड़ रही हूं। मुझे शहर जाना है। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा इरादा पक्का था। मैं रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ी। गांव की गलियां खामोश थीं और मेरे दिल में डर के साथ साथ एक नई उम्मीद थी। मैं बस स्टैंड की ओर जा रही थी, तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने अपने कदम तेज किए, लेकिन अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह पर किसी ने कपड़ा रख दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया, मैं एक सुनसान जगह पर थी। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। सामने सुनील और उसके दो दोस्त खड़े थे। सुनील ने मुझे देखकर कहा, राधिका, तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तुझे सजा मिलेगी। मैंने रोते हुए कहा, सुनील, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और वो मेरे पास आए। मैं चीखी, मैंने मदद मांगी, लेकिन उस सुनसान जगह पर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उस रात मेरे साथ जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे सपने, मेरी उम्मीदें, सब कुछ तार तार हो गया। सुनील और उसके दोस्तों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन मेरे जिस्म और आत्मा पर वो जख्म छोड़ गए जो कभी नहीं भर सकते। मैं किसी तरह अपने गांव वापस पहुंची। मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरे चेहरे पर खून के निशान थे। मैंने माँ को सब बताया। माँ रो पड़ी और मुझे गले से लगा लिया। लेकिन पिता ने मुझे देखकर कहा, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। मैंने रोते हुए कहा, पिताजी, मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। गांव में खबर फैल गई। लोग मुझे ताने देने लगे। कोई कहता, ये लड़की भागने की कोशिश कर रही थी। कोई कहता, इसने खुद अपनी इज्जत लुटाई। मैं चुप थी, लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने अनीता को सब बताया। उसने कहा, राधिका, तू चुप मत रह। सुनील और उसके दोस्तों को सजा मिलनी चाहिए। मैंने हिम्मत जुटाई और पुलिस स्टेशन गई। वहां मैंने अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने मेरी बात सुनी, लेकिन गांव की पंचायत का दबाव इतना था कि सुनील और उसके दोस्तों को सिर्फ एक रात के लिए हिरासत में लिया गया। अगले दिन वो फिर से आज़ाद थे। मेरे लिए जिंदगी और मुश्किल हो गई। गांव में मेरे परिवार को ताने मिलने लगे। माँ बीमार रहने लगी और पिता ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने शर्मा सर से मदद मांगी। उन्होंने मुझे एक वकील से मिलवाया जो मेरे केस को कोर्ट में ले गया। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुनील और उसके दोस्तों ने मेरे खिलाफ झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मैंने खुद उनके साथ भागने की कोशिश की थी। लेकिन मेरे पास अनीता और शर्मा सर का साथ था।
अनीता ने कोर्ट में गवाही दी कि मैंने उसे सुनील की धमकी के बारे में बताया था। शर्मा सर ने मेरे सपनों और मेरी मेहनत की बात की। कोर्ट में लंबी लड़ाई चली। इस दौरान गांव में मेरे परिवार पर दबाव बढ़ता गया। एक रात कुछ लोगों ने हमारे घर पर पत्थर फेंके। माँ डर गईं और मुझसे कहा, राधिका, ये सब छोड़ दे, हमारी जान को खतरा है। लेकिन मैंने कहा, माँ, अगर मैं चुप रही तो सुनील जैसे लोग और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। मैंने अपनी लड़ाई जारी रखी। आखिरकार कोर्ट ने सुनील और उसके दोस्तों को सजा सुनाई। उन्हें 7 साल की जेल हुई। गांव में कुछ लोग मेरी हिम्मत की तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ लोग अब भी मुझे गलत ठहराते थे। मेरे लिए वो सजा जीत थी, लेकिन मेरे जख्म अब भी ताज़ा थे। मैंने फैसला किया कि मैं गांव छोड़ दूंगी। मैंने अपनी छात्रवृत्ति का इस्तेमाल किया और शहर चली गई। वहां मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मैंने एक छोटी सी नौकरी शुरू की और अपने परिवार को आर्थिक मदद भेजनी शुरू की। माँ अब मेरे साथ रहती हैं, लेकिन पिता अब भी मुझसे नाराज हैं। मैं आज भी उस रात को याद करती हूँ जब मेरे सपने टूटे थे, लेकिन मैंने उन टूटे सपनों को फिर से जोड़ा। मैं राधिका हूँ, भिवानी की वो लड़की जो हार नहीं मानी। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अब भी लड़ रही हूँ, अपने लिए, अपने सपनों के लिए और उन सारी लड़कियों के लिए जो मेरी तरह अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। शहर की चकाचौंध मेरे लिए नई थी, पर उसकी भीड़ में मैंने खुद को तलाशना शुरू किया। मैं राधिका, जिसके सपनों को भिवानी की तंग गलियों में कुचलने की कोशिश हुई थी, अब दिल्ली की उन सड़कों पर चल रही थी जहां हर कदम एक नई उम्मीद की तरह लगता था। मैंने एक छोटी सी किराए की कोठरी ली थी, जहां एक पलंग, एक मेज और कुछ किताबें मेरी दुनिया बन गईं। मेरी छात्रवृत्ति ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया और एक छोटी सी ट्यूशन की नौकरी ने मेरा गुजारा चलाया। हर सुबह मैं कॉलेज जाती, जहां मेरे जैसे कई लड़के लड़कियां अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे थे। वहां मुझे कोई नहीं जानता था, न मेरी कहानी, न मेरे जख्म। ये गुमनामी मुझे सुकून देती थी, लेकिन रातें अब भी मुश्किल थीं। जब मैं अकेले अपनी कोठरी में होती, वो रात मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। सुनील की धमकी, उसकी क्रूर हंसी और मेरी चीखें, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार घूमता। मैं अक्सर रात को जाग कर रोती, लेकिन सुबह उठकर फिर से हिम्मत बटोर लेती। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने अतीत को अपनी ताकत बनाऊंगी, न कि कमजोरी। कॉलेज में मेरी मुलाकात प्रिया से हुई। वो मेरी तरह ही एक छोटे शहर से थी और उसके सपने भी मेरे जैसे बड़े थे। प्रिया की हंसी में एक अजीब सा जादू था जो मेरे दिल के दर्द को हल्का कर देता था। हम दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। मैंने उसे अपनी कहानी नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे दया की नज़र से देखे। लेकिन प्रिया की समझदारी ने मुझे धीरे धीरे खोल दिया। एक दिन जब हम कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे, उसने मुझसे पूछा, राधिका, तू इतनी चुप क्यों रहती है? तेरी आंखों में कुछ छुपा है, क्या बात है? मैंने हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था और मैं अब उससे उबरना चाहती हूँ। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, राधिका, तू जो भी है, जैसी भी है, मेरे लिए खास है। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना शुरू किया। मैं कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और मेरे प्रोफेसर मेरी मेहनत से प्रभावित थे। एक दिन मेरे प्रोफेसर डॉक्टर मेहता ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा, राधिका, तुम में बहुत प्रतिभा है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करो। ये मेरे लिए एक बड़ा मौका था। मैंने तुरंत हाँ कर दी। इस प्रोजेक्ट ने मुझे व्यस्त रखा और मेरे दिमाग को उन काली यादों से दूर रखा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर लौट रही थी, मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई, राधिका, तूने बहुत बड़ी गलती की। सुनील को जेल भेजकर तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फ़ोन काट दिया
लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने प्रिया को ये बात बताई। उसने कहा, राधिका, तू डर मत, ये सिर्फ धमकी है, तू पुलिस को बता। मैंने हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि वो इसकी जांच करेंगे, लेकिन मुझे डर था कि सुनील के परिवार का प्रभाव अब भी कायम था। मैंने माँ को फोन किया और उन्हें सब बताया। माँ ने रोते हुए कहा, राधिका, तू वापस गाँव आ जा, मुझे डर लगता है। लेकिन मैंने कहा, माँ, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। मैंने बहुत कुछ सहा है, अब मैं डरूंगी नहीं। माँ की आवाज में बेबसी थी, लेकिन वो मेरी हिम्मत से खुश भी थीं। कुछ दिन बाद मुझे एक और फोन आया। इस बार आवाज अलग थी। उसने कहा, राधिका, मैं सुनील का भाई हूँ। तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तू जहाँ भी होगी, हम तुझे ढूंढ लेंगे। मैंने फोन काटा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुझे सुरक्षा देने का वादा किया, लेकिन शहर में अकेले रहना अब मुश्किल लगने लगा था। प्रिया ने मुझे अपने हॉस्टल में शिफ्ट होने की सलाह दी। मैंने उसकी बात मान ली और हॉस्टल में चली गई। वहाँ दूसरी लड़कियों का साथ मुझे ताकत देता था, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या मैं कभी इस डर से आज़ाद हो पाऊंगी? एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार था, जहाँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर चर्चा हो रही थी। मैंने हिम्मत करके अपनी कहानी वहाँ साझा की। मैंने बताया कि कैसे मैंने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कैसे मैं अब भी अपने सपनों को जी रही हूँ। मेरी बात सुनकर लोग चुप हो गए। कुछ लड़कियों की आंखों में आंसू थे, तो कुछ ने मेरी हिम्मत की तारीफ की। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन तमाम लड़कियों की है, जो चुपके से अपने दर्द को सहती हैं। सेमिनार के बाद एक एनजीओ की मेंबर, शालिनी मैम, मेरे पास आईं। उन्होंने कहा, राधिका, तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगी? हम लड़कियों को उनके हक के लिए जागरूक करते हैं। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। इस एनजीओ ने मुझे एक नया मकसद दिया। मैं दिन में कॉलेज जाती और शाम को एनजीओ के लिए काम करती। हम गांवों में जाते, जहां हम लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में बताते। मैंने अपनी कहानी हर उस लड़की के सामने साझा की, जो मेरी तरह अपने सपनों को दबाए बैठी थी। धीरे धीरे मेरे अंदर का डर कम होने लगा। मैंने सीखा कि मेरी ताकत मेरी कहानी में है, मेरे जख्मों में है। एक दिन जब मैं एनजीओ के एक कैंप में थी, मुझे अनीता का फोन आया। उसकी आवाज में खुशी थी। उसने कहा, राधिका, मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया है। तूने मुझे हिम्मत दी। मैं रो पड़ी। अनीता की ये जीत मेरी जीत थी। मैंने उसे दिल्ली आने का न्योता दिया और कुछ महीनों बाद वो मेरे पास आई। हम दोनों ने पुरानी यादें ताज़ा की और मैंने उसे अपनी नई जिंदगी के बारे में बताया। लेकिन जिंदगी का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात जब मैं हॉस्टल से बाहर निकली, मुझे कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए दिखे। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो करीब आते गए। मैंने तुरंत प्रिया को फ़ोन किया और वो अपने दोस्तों के साथ मेरे पास पहुंची। उन लोगों ने हमें देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन प्रिया के दोस्तों ने उन्हें पकड़ लिया। वो सुनील के गांव के कुछ लोग थे, जो मुझे डराने आए थे। मैंने पुलिस को बुलाया और उन्हें हिरासत में लिया गया। इस घटना ने मुझे फिर से हिलाकर रख दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने एनजीओ के साथ मिलकर एक कैंपेन शुरू किया, जिसका नाम था आवाज उठाओ। इस कैंपेन के तहत हमने महिलाओं को उनके खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। मेरी कहानी अब कई अखबारों में छपने लगी थी। लोग मुझे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जीत तब थी, जब माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा, राधिका, मुझे तुझ पर गर्व है। उनकी आवाज में गर्व था और मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने माँ को दिल्ली बुलाया और वो मेरे साथ रहने आ गईं। हम दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। मैं अब भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और एनजीओ के साथ काम कर रही थी। मेरे सपने अब सिर्फ मेरे लिए नहीं थे, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए थे, जो मेरी तरह अपने हक की लड़ाई लड़ रही थीं। मैं राधिका, जो कभी भिवानी की तंग गलियों में डरती थी,
अब खुली सड़कों पर बिना डर के चलती हूँ। मेरे जख्म अब भी हैं, लेकिन वो अब मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हैं। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अब भी चल रही हूँ, अपने मकसद की ओर, अपनी मंजिल की ओर। दिल्ली की सड़कों पर मेरी यात्रा अब एक नई मंजिल की ओर बढ़ रही थी। मैं राधिका, जिसने भिवानी की तंग गलियों में अपने सपनों को कुचले जाते देखा था, अब उन सपनों को न सिर्फ जी रही थी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन रही थी। माँ मेरे साथ थी, और उनकी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मेरे प्रोफेसर डॉक्टर मेहता की सलाह पर मैंने एक सामाजिक कार्य में मास्टर्स करने का फैसला किया। इस कोर्स ने मुझे और गहराई से समझाया कि समाज में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। मैं दिन में कॉलेज जाती और शाम को अपने एनजीओ आवाज उठाओ के लिए काम करती। हमारा कैंपेन अब पूरे देश में फैल चुका था। कई शहरों और गांवों की लड़कियां हमसे जुड़ रही थीं और अपनी कहानियां साझा कर रही थीं। मेरी कहानी ने न जाने कितनी लड़कियों को हिम्मत दी थी कि वो अपने खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। एक दिन मुझे एक राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने का न्योता मिला। वहां देश भर से सामाजिक कार्यकर्ता, नीति निर्माता और पत्रकार आए थे। मैंने मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी एक बार फिर सुनाई। मैंने बताया कि कैसे मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और कैसे मैं अब दूसरी लड़कियों के लिए एक नई राह बना रही हूँ। मेरी बात खत्म होने पर सभागार में तालियों की गूंज थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी आवाज़ अब सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन तमाम औरतों की थी जो सालों से खामोश थीं। सम्मेलन के बाद कई संगठनों ने मुझसे संपर्क किया। एक बड़े एनजीओ ने मुझे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें मुझे विदेश में प्रशिक्षण का मौका मिल सकता था। मैंने कुछ सोचकर हाँ कर दी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा भिवानी थी, मेरा गांव, मेरी जड़ें। मैंने फैसला किया कि मैं अपने गांव वापस जाऊंगी, लेकिन इस बार एक नई राधिका के रूप में। मैंने अपने एनजीओ के साथ मिलकर भिवानी में एक केंद्र खोला, जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, कानूनी मदद और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता था। जब मैं गांव लौटी, तो लोग मुझे अलग नज़रों से देख रहे थे। कुछ अब भी मुझे ताने देते, लेकिन ज्यादातर लोग मेरी हिम्मत की तारीफ करते। मेरे पिता, जो मुझसे सालों से नाराज थे, एक दिन हमारे केंद्र आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे कहा, राधिका, मैंने तुझे गलत समझा। तूने हमारा नाम रोशन किया। मैंने उनके पैर छुए और रो पड़ी। उस पल में मेरे सारे जख्म भर गए। अनीता भी अब मेरे साथ काम कर रही थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और हमारे केंद्र में शिक्षिका बन गई। हम दोनों मिलकर गांव की लड़कियों को नई राह दिखा रहे थे। एक दिन मुझे खबर मिली कि सुनील और उसके दोस्तों को जेल से रिहा कर दिया गया था। मेरे दिल में एक बार फिर डर का साया मंडराया, लेकिन इस बार मैं वही राधिका नहीं थी। मैंने अपने केंद्र की लड़कियों को साथ लिया और एक जागरूकता अभियान चलाया। हमने गांव में हर घर तक ये संदेश पहुंचाया कि कोई भी लड़की अकेली नहीं है। अगर कोई उसे डराने की कोशिश करेगा, तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होगा। सुनील ने मुझे फिर से धमकी देने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव के लोग मेरे साथ थे। पंचायत ने उसे गांव छोड़ने का आदेश दिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदलने के लिए थी। समय बीतता गया। मेरा केंद्र अब भिवानी का गर्व बन चुका था। मैंने विदेश में प्रशिक्षण लिया और अपने अनुभव को अपने काम में उतारा। माँ अब स्वस्थ थी और मेरे साथ हर कदम पर थीं। पिता ने भी मुझे माफ कर दिया और मेरे काम में गर्व महसूस करने लगे। मैं अब सिर्फ राधिका नहीं थी, मैं एक बदलाव थी, एक उम्मीद थी। मेरी कहानी ने न जाने कितनी लड़कियों को अपने सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत दी। मैंने अपने जख्मों को अपनी ताकत बनाया और अपने दर्द को दूसरों के लिए रोशनी। आज मैं खड़ी हूँ, न डरते हुए, न झुकते हुए, बल्कि अपने सिर को ऊंचा करके। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जो अपने हक के लिए लड़ रही है। मैं राधिका, भिवानी की बेटी, अब एक नई सुबह की किरण हूँ, जो अंधेरे को चीर कर उजाला लाती है।